INSA, UNESCO, US National Science Foundation, and many more. प्रोफेसर विसेन एक्स मेंबर हैं UGC के, CBSE के भी रहे हैं, और इसके अलावा कई प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट बॉडीज में भी आपने प्रतिनिधित्व किया है। प्रोफेसर विसेन वाइस चांसलर रह चुके हैं ग्वालियर यूनिवर्सिटी के, कैरियर अवार्ड UGC, इंदिरा गांधी फेलोशिप, यूनेस्को, WHO, ICRO और यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फेलोशिप के, इसके अलावा भी कई प्रकार की फेलोशिप लिए हैं। सबसे बड़ी बात है प्रोफेसर विसेन रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ TB में ये लीड डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, और इनकी मेहरबानी से हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स दे वर क्योर्ड। इसके अलावा प्रोफेसर विसेन ने करीब 70-75 स्टूडेंट्स को PhD के लिए गाइड किया है। हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स इनके पब्लिश हुए हैं रेप्यूटेड जर्नल्स में। Nowadays he is in Meerut. Especially he is food technologist advisor for some companies in Indore. मैं बहुत खुश हूं कि मुझे, और गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं कि मुझे डॉक्टर विसेन, प्रोफेसर विसेन का परिचय देने के लिए बंसल भाई ने कहा। थैंक यू। हेलो। हाँ जी बंसल जी, इट्स ओके। हेलो। प्रोफेसर विसेन का मैंने संक्षिप्त में जो परिचय दिया, अब आगे संभालने के लिए बंसल जी को आमंत्रित कर रहा हूं। प्लीज बंसल। विकास भाई, विकास भाई सुन पा रहे हैं आप? हेलो। It is here. बंसल जी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर वो प्रोफेसर छप्परवाल जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, थोड़ा उन्हीं का बार बार फोन आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए इसलिए ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई कोई बात नहीं। दिक्कत नहीं है। मैंने अभी हमारे जो टेक्निकल अरेंजमेंट जो देख रहे हैं साथी, जी अमन, जी। उनको बोल दिया, तो इसलिए ही थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जी सर, स्टार्ट कर सकते हैं अपन? मेरे हेलो। को क्या? हाँ जी हाँ, बोलिए। मेरे को स्टार्ट करना है जब? हाँ सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ मेरे को जरा स्लाइड को इनेबल कर दीजिएगा। हाँ अमन जी, थोड़ा स्लाइड्स को प्रोफेसर विसेन के लिए इनेबल कर दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ विकास भैया, आवाज आ रही है हमारी? हाँ आवाज आ रही है सर। अच्छा ठीक है। हाँ प्रोफेसर छप्परवाल भी आ गए हैं। थैंक यू। हाँ सॉरी सर, आपको थोड़ा टेक्निकल अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आई। हम लोग शुरू कर रहे हैं सर। प्रोफेसर विसेन उसको कर रहे हैं। ये स्लाइड्स को इनेबल कर दीजिए, प्रेजेंटेशन अभी डिसेबल्ड है। अच्छा अच्छा सर। Hello. हाँ अमन जी, ये सर का प्रेजेंटेशन मोड अभी ऑन नहीं हुआ।
अमन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी वो इनेबल नहीं हो रहा है क्या? अमन जी, आशा जी, आशा जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? अमन जी, हाँ, अब आ गया है। सर शुरू कर सकते हैं सर? अच्छा, मैं देख रहा हूँ वही अभी मेरी स्लाइड। ये बीच में से कुछ आ गया है, आप स्क्रीन के ऊपर कुछ आ रहा है, देखिए उसको क्लीन कर देंगे क्या? हेलो, इज इट क्लियर नाउ? No, sir. Yes, sir, it is clear. ये इसके ऊपर कुछ वो आ गया, किसी ने कुछ वो खींच दिया है, उसको हटा दीजिए जरा सा। हेलो, कैन आई स्टार्ट नाउ? Yes. सबसे पहले तो मैं साइंस मार्च फॉर साइंस के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं उनके बीच में अपने व्यू साइंस के बारे में जो हैं, वो साइंस का एक विद्यार्थी होने की वजह से जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ शेयर कर चुका हूँ। क्या है ये बीच में किसी ने लाइनें खींची, उसको वहीं से वो होगा। फैन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसे ऑफ कर दीजिए। क्या मेरे को ऑफ करना है क्या? हेलो, अमन जी, आप थोड़ा हेल्प करेंगे क्या? ये जो सर की स्क्रीन पे जो आ रहा है। नहीं, सर के स्क्रीन के अलावा मुझे भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है बंसल जी, हाँ, नहीं वो, जैसे किसी ने हाथ से कुछ ऐसे किया हो। हाँ हाँ, हाँ, अब रिमूव हो रहा है। अब हाँ अब केवल लाल कुछ लाइनिंग्स बची हैं, हाँ हाँ, मोटी अभी वाली। थोड़ा सा, आ गया। ओके, नाउ इट्स क्लियर। हाँ, नाउ इट्स Okay. क्लियर सर। Good. Okay. Now, the topic of my lecture is microbial diversity and environment awareness. मैं सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए आज मुझे मेरे व्यूज जो हैं उसको शेयर करने के लिए मुझे एक मौका दिया। मैं जब बात करता हूँ तो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी की और एनवायरमेंटल अवेयरनेस की, आज जो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है उसका कारण यही है कि हमने अपने एनवायरमेंट की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की।
हम इकोनॉमी के चक्कर में, जीडीपी के चक्कर में एनवायरमेंट को, या हम ये करें कि पर्यावरण को हमने बिल्कुल इग्नोर किया, और पर्यावरण के इग्नोर करने की वजह से आज हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम आई है कि हम लोग सब अपने घर के अंदर बंद हैं और वायरसेस का अटैक हमारे ऊपर हो रहा है। वायरस जो है वो भी एक, ये फिर लाइनें आने लगी, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये कहाँ से आ रही है, इसको ठीक करी, फिर आ गई। वो सब जितने भी प्रेजेंटेशन में आएगा सब में ये लाइनें आएंगी और मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा। ये लाइन जो है इनको दूर करवाइए, ये फिर दोबारा आ गई है। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? ये जो लाइनें आ रही है ना, ये बढ़ती हाँ, चली जा रही है पूरी। मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में। सब पानी आप लेते हैं एक बकेट में, अगर रात में आप पानी लीजिए एक प्लास्टिक की बकेट में और रात भर उसको छोड़ दीजिए, दूसरे दिन सवेरे आप पानी फेंक दीजिए, और पानी के अंदर जब आप हाथ फेरेंगे तो आपको मालूम पड़ता बहुत सारा स्लाइम उसमें जमा हो गया है, उसमें पूरा का पूरा वो जमा हो जाता है, बहुत चिकना हो जाता है। वो क्या है? वो पूरा के पूरे जो पानी में बैक्टीरिया होते हैं वो उसकी सरफेस से एडहेयर कर जाते हैं, और वो उसमें ये फिर वो पूरा का पूरा स्लाइड कोड हो गई है। क्या हो रहा है मेरे सर होस्ट इसको रोक सकते हैं। क्या हो रहा, पूरा वॉश हो गया। इसी तरह से पानी का मैंने बताया, इसी तरह से आपने अगर तालाबों में देखा होगा, जब आप तालाब में देखते हैं साल भर अगर उसको उसका रंग ऑब्जर्व करें तो आपको मालूम पड़ता है कभी वो ग्रीन हो जाता है पानी, कभी नीला स्काई ब्लू हो जाता है, कभी पीला हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि पानी के अंदर जो एल्गी होती है, पानी के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी होती है, वो उनमें पिगमेंट होते हैं। ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जब वो बाहर निकलता है तो ग्रीन होता है। जब वो ब्लू कलर जिसको भी बोलते हैं फाइकोसाइनिन। सर 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 आप थोड़ा 2 मिनट ब्रेक ले सकते हैं सर? हम ये ब्रेक, कुछ टेक्निकल। हाँ, ये अगर ये आएगा तो वो बहुत बोलने में मेरे को दिक्कत होती है, डिस्टर्ब करता है। हम लोग जाते हैं। 2 मिनट सर। हाँ नहीं, आप 5 मिनट लीजिए। सर आप 2 मिनट रुक जाइए, वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, वो टेक्निकल इशू है कुछ। आदरणीय अशोक दीप जी ने श्रृंगार रस की जो रचना भेजी है, आप उसको ठीक करिए, तब तक मैं बोल लेता हूँ, एक बोल अभी तक मेरे अगर कानों बोलने में में कोई गुंजमान दिक्कत है। ना हो। विकास जी, सचिन बोल रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ बोलिए सचिन जी। ये जो है ना, होस्ट और को होस्ट जो हैं उनके जो स्क्रीन पे एनोटेशंस एनेबल होगा, उनको डिसेबल करवाइए। अच्छा एनोटेशंस है ना, उसको जी, डिसेबल करेंगे तो ये नहीं आएगा फिर। अमन जी आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, वो एनोटेशंस को डिसेबल करना पड़ेगा।
सर आप कर सकते हैं। अच्छा हेलो जी, सर अनम्यूट करना पड़े। सर ने म्यूट कर लिया है। सर आपने म्यूट कर लिया है। हेलो म्यूट तो सर ने म्यूट कर रखा है खुद को। मैंने अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी, अनम्यूट नहीं कर रहे हो। नहीं मैं नहीं कर सकता, माइक नीचे ही रहता है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। सर प्रोफेसर विसेन सर, आप जो है अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नीचे लेफ्ट हैंड साइड में जो म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, सर आप उसको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अब हो गया। अब हो गया। हाँ सर, नाउ इट इज क्लियर। इसने टाइप करके तो मैं सबसे पहले जो बताता हूं कि माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि एनवायरमेंट क्या होता है। और जब हम एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो अभी जैसे आपने बताया, नेचर में भी 28 अप्रैल 2020 को एक आर्टिकल छपा था, उसमें कहा गया है इट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर साइंटिस्ट टू लेट मिस इन्फॉर्मेशन गो अनरिमार्क्ड। जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जनता जनार्दन को जागृत करने की आवश्यकता है। अंधविश्वास जो है उससे उनको बचाने की जरूरत है। यही एक कैनेडियन फ्रेंच एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जिनका के नाम ह्यूबर्ट रीव्स है, उन्होंने बताया था मैन इज द मोस्ट इनसेन स्पीसीज। आदमी इस धरती पे सबसे पागल इंसान है जो जिस चीज की पूजा कर रहा है, इनविजिबल गॉड, और उसको और एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है बिना इसको जाने हुए कि एनवायरमेंट जो है, पर्यावरण, वही भगवान है, उसी की पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने ये जो है उनका कोट है, मैन इज द मोस्ट इनसेन स्पीसीज, ही वर्शिप्स एन इनविजिबल गॉड एंड डिस्ट्रॉयज ए विजिबल नेचर, unaware that this nature he is destroying is this God he is worshipping। वो ईश्वर को पहचान नहीं रहा है और ईश्वर को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, और कहने को वो पूजा ईश्वर की कर रहा है। ईश्वर से हम क्या मांगते हैं? ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु मुझे खुश रखिए, मुझे धनी बनाइए, मुझे बहुत अच्छा सोच विकसित कीजिए, शांति से हम जिंदा रह सकें, हमें अच्छा खाना मिले, अच्छे वातावरण मिले। ये सब जो कुछ भी है ये सब आपको कुदरत दे रही है, ये सब आपको एनवायरमेंट दे रहा है, और उसी एनवायरमेंट को हम नष्ट कर रहे हैं। अब एनवायरमेंट कैसे दे रहा है? आप जो खाना खाते हैं, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो किसी भी रूप में है, वो आपको फोटोसिंथेसिस से मिलता है। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है? पौधे करते हैं। जो भी एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है रेस्पिरेटरी क्रियाओं से, श्वसन क्रियाओं से, और जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो एनवायरमेंट में जाती है। और एनवायरमेंट में जाने के बाद केवल और केवल
पौधों में ही ये कैपेसिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, और वही कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तब हमें एनर्जी आती है, और उसी एनर्जी की वजह से हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं। वही उसी से हम डिफरेंट टाइप की सोच विकसित करते हैं, और जब हमें खाना नहीं मिलता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, अशांति होती है। तो हम ये नहीं जान रहे हैं कि वो पौधा जो है, जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके आपको खाना बना करके दे रहा है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं, उसको हम काट रहे हैं। और अगर उनको काटेंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ जाएगा, और एनवायरमेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि उससे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इस धरती पे हैं, उनमें म्यूटेशन होगा, उनमें चेंज होगा, अकाल पड़ेगा, और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो ह्यूमन या लिविंग बीइंग में होती हैं, उन सब के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। इसीलिए कहते हैं नेचर को या यूज इट और लूज इट, और अगर हमने नेचर को लूज कर दिया तो मैं समझता हूं कि आदमी, मानव सभ्यता, मानवता खत्म हो जाएगी। तो जब भी हम एनवायरमेंट के बारे में बोलते हैं, एंड नेचुरल एनवायरमेंट जो होता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो नेचर में होते हैं उनसे बनता है। नॉन लिविंग में जैसे आप रॉक है, रॉक जो होती है वो नॉन लिविंग है, लेकिन वो फॉस्फेट रॉक है, और वो फॉस्फेट का सॉल्युबलाइजेशन भी माइक्रोब करते हैं, और माइक्रोब जब उसका सॉल्युबलाइजेशन करते हैं, उसको घुलनशील बनाते हैं, वही पौधा अपने क्रियाओं के लिए सॉइल से लेता है, मिट्टी से लेता है, और विभिन्न प्रकार के एनर्जी बॉन्ड बनाता है, जिसको कि बोलते हैं हम एटीपी, एनएडीपी, और जिसके के द्वारा हम विभिन्न क्रियाओं को अंजाम देते हैं। और उसके अलावा जो हमारा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, वो जो है उसके ऊपर जियोग्राफिकल एरिया की कोई बाइंडिंग नहीं होती। दो प्रकार के जियोग्राफिकल एरिया होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता सब ट्रॉपिकल, और एक होता है टेम्परेट। करीब 18,000 साल पहले जब ग्लेशियर्स, लैंड, जमीन बनी कैसे, जमीन बनने में किसका सबसे बड़ा रूप है, तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि जियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस हुए उनसे ये मालूम पड़ा है कि करीब 18,000 साल पहले ग्लेशियर्स, जो बहुत बड़े बड़े जो आपके आइस ग्लेशियर्स थे, जिनको कि बोलते हैं हिम के जो बड़े बड़े रॉक्स थे, वो किसी तरह से वो रॉकी जो है वो अपना टूट गए, और टूटने के बाद जो है वो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपना चिप को हवा के द्वारा इधर उधर फैल गए, और उनमें फिर सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी की उत्पत्ति हुई। और जब साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, उन्होंने एक एटमॉस्फेयर बनाया जिसको कि हम बोलते हैं एरोबिक एटमॉस्फेयर। एरोबिक एटमॉस्फेयर का मतलब यह है कि उसमें ऑक्सीजन आई, और जब ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे बनना चालू हुए। तो सबसे पहला बना साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके बाद बना लाइकेन, उसके बाद लाइकेन का डिकेइंग हुआ, और उससे उन्होंने एक एनवायरमेंट बनाया जिससे टाइप के बैक्टीरिया जो है, और उनकी उत्पत्ति हुई। और जब बैक्टीरिया की उत्पत्ति हो गई तो डिफरेंट टाइप के जो क्रियाएं होती हैं बैक्टीरिया में, वो चाहे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो और चाहे वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, उससे उन्होंने एक एनवायरमेंट को क्रिएट किया, और उस एनवायरमेंट की वजह से फिर प्लांट्स बने। प्लांट्स में सबसे पहले घास बने, उसके बाद घास के बड़े बने, उसके बाद बड़े बड़े पौधों का निर्माण हुआ। इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और जब विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के पूरे लिविंग स्टेटा बन गया, तो उनका फिर हम लोगों ने डिवीजन किया। एक हुआ एनिमल किंगडम, एक हुआ फंजाई, दूसरा हुआ प्लांट, तीसरा हुआ प्रोटिस्ट, और फिर उसके ऊपर आ गया बैक्टीरिया और वायरसेस। तो इस तरह से पूरे की पूरी उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के क्रिएटर्स की। आज की स्थिति जो है वो बहुत ही पैथेटिक है, बहुत दुखदाई है। आज अगर जब हम देखते हैं तो आप देखिए कि कनाडा में प्रति व्यक्ति करीब 10,163 प्लांट है। 10,163 प्लांट एक व्यक्ति के अकाउंट में जाते हैं, और इंडिया में कितने हैं? 28।
और जितने भी जब बहुत ज्यादा पौधे होंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको वो लोग शोषित करते हैं और उसको शोषित करके फिर आपका भोज्य पदार्थ बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि इंडिया में उसका जो है एवरेज जो है पूरे संसार में वो 422 प्लांट पर पर्सन है। और वो जो ये जो है 422 का, ये कनाडा और ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट, इनकी वजह से प्लांट्स का रेशियो जो है बहुत हाई है। लेकिन हमारे इंडिया में और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में प्लांट्स का रेशियो बहुत कम है। और जब तक हम प्लांट का रेशियो नहीं आगे बढ़ाएंगे तब तक हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है होती रहेंगी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे ब्रह्मांड में उत्पत्ति हुई, उनमें है एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। प्लांट सिस्टम जो होता है वो किस तरह से काम करता है, अगर प्लांट ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, अगर माइक्रोबियल कम्युनिटी ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन माइक्रोबियल कम्युनिटी बिना आदमी के पैदा हुई थी, तब कोई भी धरती पे कोई आदमी नहीं था, ना प्लांट था, लेकिन माइक्रोबियल कम्युनिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स की माइन कह लीजिए या आप कह लीजिए खदान है, वो सॉइल होती है, वो जमीन होती, जमीन में हर प्रकार के माइक्रोबियल कम्युनिटी मिलती है। और जितना भी पौधा बनाता है, सिंथेसाइज करता है और पैदा करता है, आदमी मरता है, जानवर मरते हैं, प्लांट्स सड़ते हैं, सब वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। और जब जमीन में चलते हैं तो जमीन में विभिन्न प्रकार के माइक्रोब रहते हैं। चाहे वो जब डीप चले जाते हैं, टेम्परेचर हाई होगा तो थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ऊपर होगा तो मीजोफिलिक ऑर्गेनिज्म है। थर्मोफिलिक का मतलब क्या, हीट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उस प्रकार से क्या होगा, जो 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 कंपोस्ट होता है, जो कंपोस्ट बनता है, सड़ती हैं जो चीजें, उनमें अल्टीमेटली कार्बन जो है डाइऑक्साइड निकलेगा, वो फिर एनवायरनमेंट में चला गया। नाइट्रोजन जो प्रोटीन के डिग्रेडेशन से निकलेगा वो फिर एनवायरनमेंट में चला जाएगा। सल्फर जो निकलेगा प्रोटीन के डिग्रेडेशन, वो भी एनवायरनमेंट में चलाएगा और फिर उसका फिर एब्जॉर्प्शन होगा। और इस तरह से पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है और उसका पूरे से उसको मेंटेन करते हैं, उसके रेशो को। ऑर्गेनिक ये 4 साइकिल पूरे ब्रह्मांड में सब जगह होती है। अगर ये ना हो तो धरती पे लाइफ नहीं परसिस्ट कर सकती है। एक सबसे पहले ऑर्गेनिक रेजिड्यू, जितना भी जो भी खान पान जो भी है सब जब जमीन में जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे जो रहते हैं वो रेस्पायर करते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक रेजिड्यू डिके हुआ, ह्यूमस बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वो बाहर निकल गई डिके। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके रेस्पिरेशन से जो क्रिया से हुआ वो भी अपना कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। एनिमल की सड़ान से जो हुई वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में चला जाता है। इसी प्रकार से प्रोटीन जो भी सॉइल में जाती है वो भी पूरी की पूरी प्रोटीन यहाँ पे डिग्रेड होती है और उससे नाइट्रोजन एनवायरमेंट में चला जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक सल्फर जो है वो भी डिग्रेड होती है सॉइल के अंदर ही, और वो भी अपना सल्फर जो है एनवायरमेंट में चली जाती है। फास्फोरस का यहाँ पे जो भी सॉल्युबलाइजेशन होता है और वो फास्फोरस जो है वो भी एनवायरमेंट में चली जाती है। और ये 4 जो है चीजें लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी लिपिड बने, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट बने, चाहे आपका प्रोटीन बने, उन सब में ये चारों साइकिलों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है, अगर नेचुरल वे में आप रह रहे हैं धरती पे, आदमी है, आदमी के श्वसन क्रिया है और उससे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके हिसाब से प्लांट्स जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं। लेकिन हमने आर्टिफिशियल मीन से भी हम बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में छोड़ रहे हैं, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो, जो हम कोल, ऑयल, गैस इनका एक्सप्लोर करते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट टाइप के गैसेस एनवायरमेंट में जाते हैं। तो और सल्फर डाइऑक्साइड भी बहुत जाता है, उसका जो है फिक्सेशन नहीं हो पाता, और जब वो फिक्सेशन नहीं होगा वो एनवायरमेंट में रह जाता है, और जब वो एनवायरमेंट में रह जाता है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से फिर क्या होता है, प्रेडिक्शन नहीं हो पाता। जब हमारे को बरसात होनी पड़ती थी तो बरसात होती थी, बरसात के लिए एक फिक्स पीरियड रहता था। अब आज आप देख लीजिए कितना बड़ा
क्लाइमेटिक चेंज आया है कि कभी भी पानी गिरने लगता है, कभी भी हमारे यहाँ तूफान आने लगते हैं, और कभी भी गर्मी पड़ने लगती है, और कभी भी ठंड पड़ने लगती है। तो कोई ये नहीं मालूम है कि कब ठंड पड़ेगी, कब बरसात पड़ेगी। उससे क्या है, हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है वो भी वेरी करने लगती है, आदमी का बिहेवियर जो है वो भी चेंज हो जाता है। पूरे पौधों में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, चाहे वो आप कार्बन डाइऑक्साइड का या सल्फर डाइऑक्साइड का या किसी गैस का उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनमें एक पाथवे होता है जिसको कि बोलते हैं फिनॉल मेटाबॉलिज्म। और फिनॉल मेटाबॉलिज्म जो है, जितने भी आप कलर देखते हैं पौधों में, चाहे कलर ऑफ येलो फ्लावर में वो पीला कलर बन जाता है, वो फ्लेवनॉल से बन जाता है, एंथोसाइनिन की वजह से रेड कलर बन जाता है, कॉमोरिन होते हैं, एल्कलॉइड होते हैं, टर्पिनॉइड्स होते हैं, उसकी वजह से जब ये पौधे बनते हैं तो उनमें क्या होता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और प्रोटेक्ट करने की वजह से वो बचे रहते हैं। और एडवर्स कंडीशन में भी, जितनी भी एडवर्स कंडीशन होती है, जब आप देखते होंगे कि डिजर्ट्स जो आपके राजस्थान में, वहां भी पौधा ग्रो कर रहा है, लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए जो इंतजाम किया, वहां के टर्पेनॉइड्स, वहां का सिक्किमिक एसिड पाथवे से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो अलग होंगे। और अगर आप देखेंगे सिक्किमिक एसिड पाथवे से जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं आपके पहाड़ों पे, जहाँ लो टेम्परेचर होता है, वो टर्पेनॉइड्स दूसरे होते हैं, यहाँ दूसरे टर्पेनॉइड्स बनेंगे। तो वो क्लाइमेटिकली या एनवायरमेंटली अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, और उसी का उपयोग आयुर्वेदा डिफरेंट टाइप के मेडिसिन में उपयोग करता है। तो जो हमारा आयुर्वेदा है वो एक्चुअली दैट इज बेस्ड ऑन सिक्किमिक एसिड पाथवे, और सिक्किमिक एसिड पाथवे से डिफरेंट टाइप के जो केमिकल कंपाउंड प्लांट्स में बनते हैं, जो प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है, उन्हीं का आयुर्वेदा हमारे यहाँ यूज करता है, उन्हीं को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब इंडिया की जो प्रॉब्लम है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनवायरमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज ओवर पॉपुलेशन। हम पूरे विश्व की 17.5% पॉपुलेशन को सस्टेन किए हुए हैं। 1.3 बिलियन पीपल दे लिव इन इंडिया। द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इज 29 years in 2020 compared to 37 for China and 48 for Japan. और पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों ही हमको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर के। और उसमें अब हमको ये बैलेंस बनाने की जरूरत है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए और एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी ना हो। उसके ऊपर जब तक हम कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ प्रॉब्लम इसी तरह से बढ़ती चली जाएंगी। Some of these issues are deforestation and agricultural land degradation, resource depletion, water, mineral, forest and rocks, etc., environmental degradation and public health that relates to public health, loss of biodiversity. कई पौधे जो हमारे यहाँ मिलते थे वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कई माइक्रोब जो हमारे यहाँ मिलते थे वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कई नए माइक्रोब आ रहे हैं जो कि नई जो ये जो हो रही है क्लाइमेटिक चेंजेस से, जो नया क्लाइमेट बन रहा है, जो नया एनवायरनमेंट बन रहा है, उससे वो लड़ने में सक्षम रहते हैं। और उससे क्या हो रहा है, जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड का डिग्रेडेशन हो रहे हैं, उससे क्या होता है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर इज चैलेंज्ड। और जब वो चैलेंज होती है तो उसके वजह से जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है, जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं और फॉरेस्ट में, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या करते हैं, उनको जब फॉरेस्ट रहता है तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर ही उनकी पूरी इकोनॉमी बेस्ड रहती है। वो उसी के ऊपर, जैसे वो ये हम आपको बता रहे हैं कि वो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल बेल्ट है वो वहाँ के मशरूम्स को ले आते हैं और बाजार में बेचते हैं, और मशरूम को बेच करके वो अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को वहां लेकर मार्केट में आकर के अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। तो उन लोगों की लाइवलीहुड जो है वो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को लेकर के चैलेंज हो रही है। अब उसमें क्या है, ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन आर इंक्रीजिंग। जब ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा, पिछले 30 साल में ग्रीन हाउस एवरेज टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है,
और जिससे क्या हुआ, सी लेवल जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है ग्रेजुअली। और उसके बढ़ने से क्या होगा कि जो कई समुद्र के किनारे रहने वाले देश हैं उनका एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ गया है, वो डूब जाएंगे ऐसा कहा जाता है। ऐसा करीब 70% लैंड is covered with water. We are using only 30% land. और अगर ये इसी तरह से जो सी लेवल राइज होता रहा तो लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि ग्रेजुअली क्या होगा कि लैंड जो है एरिया वो कम होता चल जाएगा, दैट माइट कम इवन अप टू 20%, और पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। तो यही मैंने आपको बताया, कोस्टल फ्लडिंग एम्प्लीफाइड। हेलो हेलो, सॉरी डिस्टर्ब किया, आपकी हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है है? स्लाइड शेयर नहीं हो रही है। अरे मैंने तो बहुत देर से नहीं हो रही है। अरे 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 क्या करें यार, एक मिनट। Can you see now slides? Yes, sir. Okay. Yes, sir. I'm so sorry, वो कई बार पता नहीं कैसे हो जाता है, ये बहुत ज्यादा हम इससे वाकिफ नहीं है कई बार। We know that greenhouse gas concentration, अब सुनाई पड़ रहा है? हेलो, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. okay. Greenhouse gas concentration are increasing, affecting climate system, और पिछले 30 सालों में बहुत तेजी में हमारे यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है और बहुत तेजी में ये जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज को लेकर के बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तूफान आएंगे, रोड्स जितनी भी कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होंगे, सबटेरियन पानी पीने को नहीं मिलेगा, सलाइन वाटर मिलेगा, क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बहुत चैलेंज हो जाएगा और नई नई बीमारियां पैदा होंगी, लोगों के पास न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा। और जो है सिंपल एक्सट्रीम बेस्ड डायरेक्टली ऑन क्लाइमेट स्टडीज, हॉट डेज आएंगे, उससे अकाल पड़ेगा, फ्लड आएंगे और तूफान आएंगे, और तूफान होने की वजह से फिर क्या होगा, ये सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी एनवायरनमेंट में। मीथेन गैस बढ़ रही है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी, ओजोन बढ़ेगा। So International Energy Agency predict that the increase in greenhouse gas emission from 2000 to 2030 mostly जो है ये जो CHG गैसेस बढ़ रही हैं उसका मेन जो कंट्री है कल्प्रिट है चाइना एंड अमेरिका। चाइना और अमेरिका की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ती चली जा रही हैं और उसके वजह से हमारे बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल हमारा इम्बैलेंस हो रहा है और ऐसा लगता है कि several degree centigrade within a century will disrupt the foundation of life on earth और इकोसिस्टम जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ग्लोबल चेंज एंड इफेक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और वो पड़ रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। प्लांट्स जो होते थे वो डिसअपियर हो रहे हैं, नए प्लांट्स फॉर्म हो रहे हैं और इसकी वजह से जो है हेल्थ इफेक्ट, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड अगर बढ़ता है तो मोस्टली लोगों को लंग्स डिजीज, इरिटेशन लंग्स में पैदा होता है और जब इरिटेशन पैदा होता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए लंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का और नाइट्रस ऑक्साइड के बढ़ने से डिफरेंट टाइप के लंग्स डिजीज होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जब एनवायरनमेंट में बढ़ेगा क्रॉप प्रोडक्शन चेंज होगा, उसमें क्या होगा, लीफ फॉल जो है बहुत अर्ली हो जाएगा, जो फ्रूटिंग होती है वो लेट होगी या कुछ फ्रूट्स में जल्दी होगी, फ्रूट्स फॉर्मेशन जो होगा छोटा होगा, कम होगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है अलग अलग तरीके से हमारे एग्रीकल्चर को,
हमारी हेल्थ को दोनों को ही इफेक्ट करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी जब एनवायरनमेंट में आएगा उसमें भी बहुत सी डिफरेंट टाइप की आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो आदमी की लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्टन हो जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड का इफेक्ट जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे भी पड़ेगा, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे पड़ेगा तो ऐसा IRI का सोचना है कि अगर जो 6 parts per million दैट इज द परमिसिबल लिमिट, अगर इससे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जाएगा तो कई ऐसी क्रॉप होंगी जिनका की फ्रक्टिफिकेशन ही नहीं होगा, वो केवल वेजिटेबल ग्रोथ होगी लेकिन उसमें क्रॉप उसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड का इफेक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर होगा। और हेल्थ इफेक्ट में ओजोन अगर बढ़ेगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, इनहेलिंग डीपली एंड वेजिंग एंड कफिंग होगा। तो ये सब डिफरेंट टाइप के डिजीजेज होंगे जिससे कि आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम होती चली जाएगी। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 60% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड सफर फ्रॉम सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, एंड एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी डिक्लाइन बाय ऑलमोस्ट 70% to 1822 cubic meters from 1947 to 2002, and over exploitation of groundwater is problematic, particularly in the northern state. इन सब चीजों को लेकर के अगर हम देखें, नई नई डिजीजेज आ रही हैं, हेल्थ इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, आदमी जो है झल्लाने लगा है, आदमी बहुत अनइजीनेस उसको फील होने लगी है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसकी जो है वो चेंज होने लगी है, इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ने लगी हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, डेंगू जैसी डिजीजेस बहुत बढ़ रही। इन सब का कारण ये है वो क्लाइमेटिक चेंज है, आदमी का बिहेवियर चेंज हो रहा है और नई नई डिजीजेस आ रही हैं, नए नए म्यूटेशनल चेंजेस आ रहे हैं माइक्रोब में भी और प्लांट्स में भी, और प्लांट्स जो है उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि मैंगो का पौधा जो है वो नॉर्मली फ्रूटिंग होती है आपके गर्मियों में, कई बार आपको रिपोर्ट मिलती है कि आम में फ्रूटिंग ठंड में आ गई, कि जनवरी और फरवरी में लोग अपना उसका फोटो लेकर के फेसबुक में डालते हैं कि दिस इज द प्लांट इज फ्रूटिंग इन जनवरी एंड फरवरी। और उस प्रकार के प्लांट में क्या होगा, उसका मेटाबोलाइट्स वो डिफरेंट होंगे देन द प्लांट विच इज ग्रोइंग इन एक्सट्रीम समर। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की संख्या बढ़ जाएगी। ये 1990 और ऐसा है कि 2085 में ये जो है ये वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज रहेंगे डेंगू एंड डिफरेंट वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से। रेनफॉल जो है मोस्टली इंडिया का रेनफॉल जो है, इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, और एग्रीकल्चर बेस्ड होने की वजह से जो जहाँ पे पानी नहीं गिरता था वहाँ पानी गिरने लगेगा, जहाँ पानी बहुत गिरता था वहाँ अकाल आ जाएगा। तो उस तरह से क्या है कि पूरे प्रेडिक्शंस पूरी तरह से प्लानिंग जो है पूरी चेंज हो जाएगी। आप जैसा अभी देख रहे हैं बिहार में, आप देख रहे हैं राजस्थान में, ये पूरी की पूरी प्लानिंग चेंज हो जाती है। ICAR ने एक स्टडी की थी जिसके द्वारा उन्होंने बताया है कि अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो व्हीट का प्रोडक्शन करीब 15 to 20% लूज कर जाएंगे, कम होगा। और फॉर्चुनेट पार्ट क्या है मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर एरिया नेक्स्ट टू मेघालय है, नॉर्थ ईस्ट एरिया से 20.7% is the forest cover area in Madhya Pradesh, and the highest is in northeast where it is something about 25.7%. और ये जो फॉरेस्ट कवर एरिया जो हमारा रिड्यूस हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कंस्ट्रक्शन एंड वुड कटिंग फॉर वुड फ्यूल, एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विच इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ये हमारा जो है एयर पोल्यूशन इन इंडिया का ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड इनका अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका अलार्मिंग सिग्नल जारी किया हो। ये हमारा दिल्ली
और दूसरे देश के डिफरेंट कंट्री से हमारा कंपैरिजन है, जिसमें हम नंबर 1 पे आते हैं एज फार एज द एयर पोल्यूशन इज कंसर्न, एंड दिस इज द डेटा ऑफ 2006. दिस इज वर्स्ट परफॉर्मर. लीबिया, बोस्निया के साथ हम लोगों को रखा जाता है, और टॉक्सिक एयर में जो है इंडिया बहुत नीचे है, 132 है. चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमसे ऊपर है. तो ये जो है ये बेस्ट परफॉर्मर्स आर स्विट्जरलैंड, लैटविया, नॉर्वे एंड लग्जमबर्ग. अब उससे क्या होगा कि जब एयर पोल्यूशन होता है तो उसमें एस्टैब्लिश मार्केट इकोनॉमी की वजह से, फॉर्मर सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो प्रोजेक्टेड प्रीमैच्योर एनुअल डेथ होती है ड्यू टू अर्बन एयर पोल्यूशन, टोटल एंड बाय इकोनॉमिक ग्रुप और रीजन, एस्टैब्लिश बाय चाइना में 590 है, इंडिया में 460 है, अदर एस्टैब्लिश कंट्री में बहुत नीचे. तो चाइना और इंडिया जो है इसमें बहुत ऊपर है. The excessive air pollution is having an adverse effect on Indian ancient monuments like Taj Mahal and Lal Qila. और Bangalore और उसके around में children suffers from asthma largely because of the air pollution. तो ये this is air pollution is causing और air pollution जो है that is because of the your petrol consumption and diesel consumption. Fortunately, government have come down to CPG, the compressed gas, और उससे जो है पोल्यूशन का प्रॉब्लम काफी मात्रा में सॉल्व हो जाता है. जब हम पानी के बारे में बात करते हैं, हमें नेचर ने, प्रकृति ने प्रकार की सुविधा दी है कि अगर कोई चीज आती है तो नेचर अपने आप उसका कंट्रोल करता है. नेचर में आपने देखा, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर है पानी में जो ग्रीन कलर है ये एल्गी की वजह से है. एल्गी जो है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और उसको किल करने के लिए वायरसेस उसमें रहते हैं. इसी पानी में वायरस रहते हैं. दे अटैक दीज एल्गी whenever the atmosphere becomes suitable and they clean the water. तो कई बार आप लोग देखते होंगे कि पानी में साइक्लिक अपीयरेंस और साइक्लिक डिसअपीयरेंस ऑफ एल्गी होता है, कि कई बार आप देखेंगे बहुत सारी एल्गी आ गई और आप 3-4-5 दिन के बाद देखेंगे सब पूरी एल्गी खत्म हो गई. तो नेचर ने हमको इस प्रकार की व्यवस्था दी हुई है कि अगर कोई चीज आती है और उसको नेचर में सूट नहीं करती तो वो अपने आप नेचर उसकी व्यवस्था कर देता है. ये इनको बोलते हैं साइनोफाज, इनको बोलते हैं एल्गल वायरसेस, इसको बोलते हैं नेचुरल कंट्रोल. नेचर अपना कंट्रोल खुद करता है जब उसमें व्यवस्थाएं उसकी खुद बनाई हुई. लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की. अब हम पानी को साफ रखने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं या दूसरे और केमिकल, हैजार्डस केमिकल डालते हैं जिससे कि हम एल्गी को किल कर सकें. वो एल्गी को तो किल कर देती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, वायरसेस की संख्या जो वहां पे रहती है, जो कि नेचुरल कंट्रोल आपके पानी में करते रहते हैं, उनकी भी संख्या खत्म होने लगती है. जैसा आपको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हम बताएं, गंगा का पानी आज से 50 साल पहले गंगा का पानी कहा जाता बहुत पवित्र होता है. गंगा के पानी को आप लेके आते थे, बोतल में रखते थे, सालों रखे रहते थे, उसमें कभी भी कुछ भी नहीं होता था और वो पानी प्योर रहता था. उसको आप सूंघ सकते थे, उसमें कभी कोई स्मेल नहीं आती थी. लेकिन ड्यूरिंग दिस पास्ट फ्यू इयर्स क्या हुआ, उसमें इतना पोल्यूशन हो गया. वो क्यों होता था? वो इसलिए होता था कि पानी में ई कोलाई जो वो होता है फीकल बैक्टीरिया. फीकल बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन्स हुआ करते थे और फीकल बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसमें वायरसेस हुआ करते थे, जिसको कि बोलते हैं बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज का मतलब है बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस. वो अपना उसको खत्म कर दिया करते थे. तो जो स्टिंग होती थी, जो म्यूसिलेज बनता था, वो उसमें नहीं बनता था. उसकी वजह से पानी साफ रहता था और पानी में किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती थी. अब हमने क्या किया, पूरा डिस्चार्ज कंपनियों का उन गंगा पानी में जो जहां से बह रही है, सब डिस्चार्ज कंपनियों का उसकी ओर डाइवर्ट कर दिया. अब उसके डाइवर्ट करने से क्या हुआ कि पानी में जो वायरसेस हैं, वायरसेस की कैपेसिटी खत्म हो गई. पानी में वायरसेस की कैपेसिटी खत्म हो गई.
वो कुछ गंगा की स्पेशलिटी थी कि जहां जहां से पानी निकलता था वो उस वायरसेस को मल्टीप्लाई करने में मदद करते थे और बैक्टीरिया को खत्म कर देते थे। अब आप पानी आप गंगा का लेके ले आइए, 2 दिन में आपको स्मेल आने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा ई कोलाई ग्रो करता रहता, वायरस की संख्या कम हो गई। तो हमने क्या किया कि इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर या जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमने उसको फास्ट करने के लिए आर्टिफिशियल मीन्स जो हमने पैदा किया और उनका उपयोग किया, उससे हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया और नेचर के खिलवाड़ की वजह से फिर ये हमें आज ये देखने को मिल रहा है। ये गंगा के घाट की तस्वीर, गंगा के घाट में आप इस पानी को ना पी सकते हैं और ना इसका किसी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, और उसमें पूरा कचरा हम अपने गंगा नदी में या नदियों में फेंक देते हैं। गंगा नदी तो एक सिंबल है, चाहे कोई भी नदी हो। एक तो नदियों के किनारे हमने रिलीजियस स्पॉट्स बना दिए हैं और रिलीजियस स्पॉट्स बनाने के बाद वहां का जितना भी कचरा होता है वो सब नदियों में बहाया जाता है, और जब नदियों में बहाया जाता है तो नदियों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और हमारा जो है वो out of India's 3,119 towns and cities, just 209 have partial treatment facilities, and only 8 have full wastewater treatment facilities. अब इस 114 सिटी में डंप अनट्रीटेड सीवेज, जैसा आप ये देख रहे हैं, and cremated bodies directly into the Ganga water, and the downstream untreated water is used for drinking, bathing, and washing. And this situation is typical of many rivers in India as well as other developing countries. तो इसकी वजह से क्या होगा, इस प्रकार का पानी अगर आप पिएंगे या गरीब या जो भी जनता वो लेगी तो उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियों को का जड़ में यही रहेगा। अब इन सब चीजों को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बायो रिजर्व पार्क बनाए हैं, और कुछ पार्क हमारे पास इस प्रकार भी हैं जिनमें बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं, जहाँ की खास पौधे जो अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हैं तो वो देहरादून में है, टेम्परेट क्लाइमेट के हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हैं तो आपके नागपुर और ये आपका कान्हा किसली यहाँ पे हैं, और टेम्परेट के हैं तो कोल्डर जोन में है। इस प्रकार से, और हम लोगों ने जो है जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको भी इनेक्ट किया और उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। हमारे वाइल्ड लाइफ आज भी चैलेंज्ड है। इन सब चीजों को जब हम देखते हैं, और जब भी अभी हमने आपको बताया ये सब सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं, अगर वो ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब हम प्लांटेशन करते हैं तो जब प्लांटेशन करते हैं तो आंख बंद करके प्लांटेशन करने लगते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वहां के क्लाइमेट जोन में कौन सा पौधा सरवाइव करेगा, कौन सा पौधा नहीं सरवाइव करेगा। और वो जो पौधा जो है वो डिसाइड करता है वहां जो सॉइल में माइक्रोब होते हैं, वो सॉइल के माइक्रोब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा मीन्स जो जड़ों को आइडेंटिफाई करके उसमें, और वो स्पेसिफिक होते हैं, एक पौधे का माइकोराइजा अलग होगा, दूसरे पौधे का अलग होगा। सॉइल ही एक ऐसी चीज है जिससे कि पूरी इंडस्ट्री विकसित हुई है। चाहे आप एसिड को लीजिए, एसिडोबैक्टर, चाहे आप एक्टिनोमाइसीट्स, तो पेनिसिलिन पहली जो डिस्कवरी हुई थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, वो भी सॉइल माइक्रोब था, एक्टिनोमाइसिस था। दूसरी जो डिस्कवरी हुई थी 1932 में वाक्समैन ने की थी, जिसको कि हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो भी सॉइल से की थी। सॉइल इज द एक्चुअली द माइन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब हम कहते हैं कि माइन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब सॉइल को अगर आप देखेंगे, ऊपर की सॉइल का टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि नीचे भी टेम्परेचर, नीचे जब जाएंगे उससे क्यों होता है, जब आप कोई भी सड़ने के लिए कोई चीज सॉइल में छोड़ देते हैं तो उससे एनर्जी पैदा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक उसको रिएक्शन को बोलते हैं। एक्सोथर्मिक की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कई बार क्या होता है, जब नीचे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा नीचे टेम्परेचर जो है 80-85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लेकिन फिर भी उसका डिग्रेडेशन करना है। ऐसे माइक्रोब जो हाई टेम्परेचर पर उनका डिग्रेडेशन करते हैं उनको बोलते हैं थर्मोफिलिक, और वो कंपोस्ट फॉर्म करने में और वो खाद बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और ऐसे जो ऊपर लो टेम्परेचर पे भी रहे
और हाई टेम्परेचर में भी रहे उनको बोलते हैं थर्मोड्यूरिक, और जो केवल ऊपर ही ऊपर रहे वो म्यूजोफिलिक, और जो ठंडे जो बर्फ में भी अपना ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं साइक्रोफिलिक। आपने देखा होगा कई बार फ्रिज में हम सामान रख देते हैं, उसके बाद भी सामान आप लंबे समय के लिए रख दीजिए वो खराब हो जाता है। तो ऐसे जो माइक्रोब होते हैं वो साइक्रोफिलिक कहलाते हैं, और वो जो है, और कुछ साइक्रोड्यूरिक कहलाते हैं जो हाई लो टेम्परेचर में भी रहते हैं और रूम टेम्परेचर पे भी होते हैं। तो इनकी जो स्पेसिफिक बिहेवियर है इसका पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया गया है इंडस्ट्री में। फिर उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी अलग होती है, वो एरोबिक भी होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए भी पड़ती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं एनारोबिक होते हैं, कुछ फैकल्टेटिव होते हैं, और कुछ माइक्रो एरोबिक होते हैं। अब इसी की वजह से क्या होता है, ऐसी जगह पे इवन माइक्रोब्स को कहां से निकाला गया, इवन सोलर आपके ये जो स्पेस शटल में भी माइक्रोब आ गए थे, वहां से भी वो माइक्रोब लेके आए हैं। उससे ये डिस्कवरी कर रहे हैं कि एनारोबिक है एरोबिक है। अगर एरोबिक है तो वहां लाइफ सरवाइव कर सकती है, अगर वो एनारोबिक है तो लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिर वाटर एक्टिविटी, आप कम पानी में भी उनको ग्रो कर लीजिए, हाई पानी में भी ग्रो कर लीजिए, इनको बोलते हैं हेलोफिलिक। बहुत ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन में भी कर लीजिए और कम साल्ट कंसंट्रेशन में भी कर लीजिए, जैसे ईस्ट होता है। माइक्रोब्स उनमें डिग्रेडिंग कैपेसिटी अलग होती है, जैसे भी हम पहले आपको बताया था कंपोस्टिंग में या कार्बन साइकिल में, कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो प्रोटीन को ही डिग्रेड करते हैं, कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो ये जो लिपिड को डिग्रेड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल शुगर को डिग्रेड करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं कि जो पौधों में पेक्टिन होती है, जो सेल्यूलोज होता है, उनको डिग्रेड करते हैं। क्योंकि जब तक पूरा डिग्रेडेशन हर चीज का नहीं होगा तब तक कंपोस्ट नहीं बनेगा, और अगर ये कंपोस्टिंग नहीं करेंगे तो हीप ऑफ कचरा जो है, बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाएगा और उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका साइक्लिक बिहेवियर जो माइक्रोब का होता है वही ह्यूमन सिविलाइजेशन के पीछे काम करता है। और ये जो पूरे के पूरे होते हैं ये हमने बताया न्यूट्रिशनल टाइप, कार्बन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, और लो टेम्परेचर भी चाहिए, हाई पीएच पे भी ग्रो कर लेंगे, लो पीएच पे भी ग्रो कर लेंगे, हर प्रकार की कंडीशंस में वो ग्रो कर लेते हैं, हर प्रकार की कंडीशंस में वो रहते हैं। तो एक बार किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा कि डू यू बिलीव इन गॉड? मैंने कहा जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। व्हाट इज गॉड? हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन गॉड? मैंने कहा देखिए, मैं किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहूंगा, मेरा गॉड मेरे माइक्रोब है, मेरा गॉड मेरा माइक्रोब है, सूक्ष्म जीव है। वो कहते क्यों? मैंने कहा कि आपको माइक्रोब जो है वो दिख रहा है, आपको जो चीज नहीं दिख रही है उसकी आप पूजा कर रहे हैं, ये सोच के कि ये सब वो करेगा। हमें खाना माइक्रोब दे रहा है, हमें प्रोटीन माइक्रोब दे रहा है, हमारे बॉडी के अंदर करीब 4 अरब वायरसेस हैं। हर वायरस हमें अटैक नहीं करता है, उसमें काफी वायरसेस जो है सेप्रोफिटिक रहते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को तगड़ा करता है, हमारी हेल्थ जो है उसकी वजह से प्रोटेक्टेड है। अगर हमारे यहाँ वायरस ना हो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हम सरवाइव नहीं कर सकते। माइक्रोब ही हमें अटैक भी करता है, माइक्रोब ही हमें माइक्रोब से बचाता भी है, और माइक्रोब ही आपको ये कहता है कि भाई आप अपना जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखिए, पौधे में जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको लीजिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो आपको तो आपकी हेल्थ को वो देख रहा है, आपका खाना वो दे रहा है, आपके शरीर जो है, शरीर के अंदर आपको मालूम है कितने माइक्रोब होते हैं, कितने बैक्टीरिया होते हैं। आपके शरीर जो भी आपका वेट हो वो करीब 3.5 पाउंड वेट आपका केवल बैक्टीरिया से भरा हुआ है। 3.5 पाउंड, अगर अपना आप वजन हटा दीजिए, वजन में से 3.5 पाउंड हटा देंगे तो वो आपका एक्चुअल वजन है, वो आपके बैक्टीरिया का वजन है। और जो 3.5 पाउंड है, अगर आप उसको इक्वेट करें नॉर्मल आदमी के वजन का, हार्ट और ब्रेन का दोनों का वजन एक साथ होता है 3.8, तो उसमें वो 3.8 है,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ह्यूमन बॉडी का है, और 3.5 पाउंड वेट जो है वो केवल प्रोबायोटिक का है। तो इसमें ये कहा जाता है कि 10 ट्रिलियन माइक्रोबियल सेल्स आपके जो होते हैं 10 टाइम्स दी ह्यूमन सेल का 10 टाइम्स जो है वो माइक्रोब्स होते हैं, और जो माइक्रोब्स का जो होता है उसका 10 टाइम्स और ज्यादा वायरसेस होते हैं। तो वायरसेस की संख्या आपके बॉडी में बैक्टीरिया और फंजाई से भी 10 गुना ज्यादा है, और आपके जो ह्यूमन सेल है उससे 10 गुना ज्यादा आपके शरीर में माइक्रोब है। और अगर ये ना हो तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, इनके बिना आपका जिंदगी रह ही नहीं सकती। अब उसको जब भी कोई आदमी अल्कोहलिक होता है, अल्कोहल ले लेता है, तो बॉडी में जो इंटेस्टाइनल माइक्रोब है वो उनके ऊपर उसका इल इफेक्ट होता है। जब उनके ऊपर इल इफेक्ट होता है तो आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये माइक्रोब जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, यही आपको वाइटामिन्स, हार्मोन्स, प्रोटेक्शन, एंटीबॉडी, ये सब बनाने में, और आपके जो न्यूरॉन्स का जो ऊपर तक वो सिस्टम को चलाने में जो रोल रहता है, वो सब यही करते हैं। ओवरऑल अगर हम आपको बताएं तो करीब 5000 नोन स्पीसीज वायरसेस की हैं, और केवल 4% हमको मालूम है। इसीलिए हम कहते हैं कि अभी आने वाले समय में ये जो एक पेंडेमिक आया है, इस तरह के काफी पेंडेमिक आएंगे अगर हमने नेचर का केयर नहीं किया। और ये डिफरेंट टाइप के आपके जो ऑलरेडी नोन है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्रोटोजोआ, दीज आर द नोन स्पीसीज एंड नोन स्ट्रेन्स। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो वर्ल्ड में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है दैट इज 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी इज यूनिक इन इंडिया। क्यों यूनिक है? इंडिया में हर तरह का क्लाइमेट है। इंडिया में अगर माइक्रोब आपको लेने हैं, आपके ग्वालियर का माइक्रोब जो है वो एक्सट्रीम ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। आपको अगर आपको टेम्परेट का लेना, हिमालयन रेंज में चले जाइए, वहां पे आपका टेम्परेट मिल जाएगा। आप केरल में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, सब जगह से आपको अलग अलग प्रकार का माइक्रोबियल डाइवर्सिटी मिलेगा। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी भी अलग अलग होगा, प्लांट्स की भी डाइवर्सिटी अलग अलग होगी। ऐसा पाया गया है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो देहरादून में भी ग्रो करते हैं, और तमिलनाडु में भी ग्रो करते हैं, और केरल में भी ग्रो करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि फिर टेम्परेट और ट्रॉपिकल का अंतर क्या रह गया? उसमें अंतर ये है कि जब उसकी केमिकल एनालिसिस की गई तो मालूम पड़ा कि जो पौधा देहरादून में ग्रो कर रहा है उसका क्लाइमेट, उसकी केमिकल एनालिसिस या केमिकल कंपोनेंट, दे आर डिफरेंट देन द वन व्हिच इज ग्रोइंग विद द सेम नेम इन केरल और इन तमिलनाडु और इन आंध्र प्रदेश। तो ये बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो है दैट इज आल्सो related with chemical biodiversity or metabolic biodiversity in different plants growing in different type of areas. And therefore plants जो होते हैं जिनमें जो स्ट्रेस होता है, वो चाहे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का स्ट्रेस हो, चाहे लो टेम्परेचर का स्ट्रेस हो, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था, सिक्किमिक एसिड पाथवे में जो भी चीजें होती हैं वो सब अपना बनाते रहते हैं। और यही जो यूनिकनेस है माइक्रोब्स में, दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये बायो मैनिपुलेशन, रेमेडिएशन में भी काम करते हैं। आपके पानी में आपका जो पोल्यूशन होता है उसको भी दूर कर सकते हैं। इनमें हर प्रकार की कैपेसिटी है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये डिफरेंट एरा से अपना तप करके आए हैं। हमारी लाइफ जो है वो 80 साल है, 70 साल है, 100 साल है। साइनोबैक्टीरिया वो 2 अरब साल से इस पृथ्वी पे हैं। उन्होंने हर प्रकार के सिस्टम से निकल करके उन्होंने एडाप्टेशन किया। तो उनमें जो एडाप्टेशन हुआ है वो बहुत लंबा पीरियड का एडाप्टेशन है, इसलिए उनको एज ए मॉडल सिस्टम मान करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ये माइक्रोबियल डाइवर्सिटी लीडिंग टू, और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी में क्या है, अभी जैसे मैंने बताया कि कहीं टेम्परेचर की सेंसिटिविटी देखी है, कहीं न्यूट्रिशनल सेंसिटिविटी देखी है। तो इनका जीन सेटअप जो है, स्पेसिफिक जीन्स को आइडेंटिफाई करके प्लांट्स में भी डाला जाता है, और प्लांट्स में डाल करके देखा जाता है कि इस तरह से प्लांट्स में हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कि उसको हीट रेजिस्टेंट बना सकते हैं, उसको साल्ट टॉलरेंट बना सकते हैं। तो ये जो है
माइक्रोबियल डाइवर्सिटी जो है that helps even plant to manipulate for the specific different type of condition which are existing. पेस्टिसाइड का बिजनेस जो है उसने हमारा पूरा का पूरा सिस्टम को बहुत बुरी तरह से तबाह किया है। फार्मर्स जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं और करीब $25 बिलियन का मार्केट है। लेकिन आपको ये बता दें, जो नेचुरल मैनिपुलेशन है, बायो मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं, कि उससे अगर हमने किया होता, आज अब उसी की ओर लौट रहे हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी इंसेक्ट आता है, कोई भी पेस्ट आता है, तो नेचर ने उसका इंतजाम किया हुआ है कि उसको किस प्रकार से कंट्रोल करता है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये माइक्रोराइजर जैसे मैंने बताया था, वो किसी जैसे ये रूट है, इस रूट में कौन सा माइक्रोराइजर वो अटैच होगा, यहाँ से फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करेगा, पौधे में करेगा, तो इसको बोलते हैं माइक्रोराइजा या वैम स्पोर प्रोड्यूसिंग इनवेडिंग आईपी, एंड दे प्रोवाइड द फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? रॉक है। रॉक जो है, आपका जो पत्थर है, उसको डिसॉल्व करना बहुत मुश्किल। ये कुछ फंजाई होते हैं, इनमें से फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग एंजाइम उतनी ही मात्रा में निकलते हैं जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट, और वो प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉइल को धीरे धीरे, फॉस्फेट को धीरे धीरे डिसॉल्व करते रहते हैं। आपने कभी नहीं पाया होगा कि कोई बहुत बड़ी रॉक बहुत आपके लाइफ में वो बिल्कुल रिड्यूस होकर के छोटी सी रह जाए। तोड़ना अलग बात है, लेकिन उसमें जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है वो केवल माइक्रोब में ही पाए जाते हैं, और वही माइक्रोब जो है फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज करते हैं वो आपके रॉक से। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और धरती में जितना भी आपको प्रोटीन मिल रहा है, जो भी प्रोटीन आपको मिल रहा है, वो केवल माइक्रोबियल प्रोटीन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, व्हाटएवर नाइट्रोजन सोर्सेज यू गेट इन योर फूड, दैट इज फ्रॉम नाइट्रोजन। और इनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। वो लीग्यूम में सबसे ज्यादा होते हैं, बोलते हैं राइजोबियम, और वो जो है पूरा का पूरा नाइट्रोजन जो है पूरा फिक्स करके वो बनाते हैं। ये एक्टिनोमाइसिन, ये भी नाइट्रोजन। बायो इंसेक्टिसाइड जो है, हम अगर वायरसेस को, बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज करें, फंजाई को मारने के लिए वायरसेस को यूज करें, या वायरसेस को यूज करें प्रोटोजोआ। वायरसेस पे एक जो सबसे बड़ी कैपेसिटी है वो ये है कि दे आर हाईली स्पेसिफिक। जो फंगल वायरस है फंजाई को ही किल करेगा, जो प्रोटोजोअन वायरस है प्रोटोजोआ को ही किल करेगा, वो ह्यूमन बॉडी को नहीं करेगा। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर के लोगों ने बनाए हैं डिफरेंट टाइप के बायोपेस्टिसाइड। ये देखिए एंटोमोजेनस फंजाई हैं, ये डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं जो कि पेस्ट के रूप में होते हैं, और इनका तो आप लोगों ने पेटेंट भी हो गया। इसको अगर आपने एक इंसेक्ट के ऊपर वो किया, स्प्रे कर दिया, तो इंसेक्ट जो है ये पूरा का पूरा बायोपेस्टिसाइड, मतलब एनवायरनमेंट ने हमें हर तरह का वो सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन उस सिस्टम को हमने इग्नोर करके क्या किया, एक आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया जो हमें ज्यादा पैसा दे सके, जो हमारी जीडीपी बढ़ा सके। उसकी वजह से पूरा सिस्टम खराब हो गया। अब आप ये देखिए, ये एक लार्वी है, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट जो है ये पौधे को खा रहा था, पौधे को खा रहा था। इसमें ये जो है ये एक फंजाई, फंगल पैथोजेंस, ये डिफरेंट टाइप के फंगल पैथोजेंस हैं। ये
बायो इनोकुलेंट है, चाहे वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करें। नाइट्रोजन दो चीजें होती हैं, माइक्रोब नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं। प्लांट नाइट्रोजन नहीं फिक्स कर सकते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन किसी रूप में आपको देनी पड़ती है, सॉइल से ही लेते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्राइट के रूप में लेते हैं, और माइक्रोब जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। आदमी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की होती है, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट माइक्रोब से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट पौधे से मिलती है। और इस तरह से ये जो है पूरे के पूरे all microbes, they maintain the ecological balance and they do not cause any type of pollution, चाहे वो plant health promoting rhizobacteria हो, चाहे nodule promoting rhizobacteria हो, और चाहे वो plant growth promoting rhizobacteria हो, वो सब पूरे के पूरे जो है नेचर ने आपको दिए हैं, लेकिन हमने उसको एक्सपीडाइट करने के लिए ये डिफरेंट टाइप की चीजों को यूज किया है। कई तरह के टारगेट वीड्स को यूज करने के वीडीसाइड के रूप में भी हम फंजाई का यूज करते हैं, और ये पूरे बायोलॉजिकल कंट्रोल में चलते हैं। अब लोगों ने पेटेंट भी अमेरिका में करवा लिया है, और नाउ दीज वीडीसाइड्स आर अवेलेबल। अर्लियर वी वर यूजिंग आर्टिफिशियल वीडीसाइड। द आर्टिफिशियल वीडीसाइड मींस वी वर यूजिंग केमिकल वीड कंट्रोल एजेंट, बट नाउ द पीपल दे हैव रियलाइज्ड, लोगों को ये मालूम पड़ गया कि उनके उपयोग करने से हम एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, इसलिए ये अल्टरनेट नेचुरल वो लिया गया। ये बायो इनोकुलेंट कंट्रोल पोटेंशियल जो है, बायो कंट्रोल अनवांटेड, आप पेस्ट को खत्म कर सकते हैं, आप बायो रेमेडिएशन कर सकते हैं, और प्लांट के ग्रोथ को भी प्रमोट कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं बायो इनोकुलेंट। अब आजकल इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर है, पहले लेकिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा एनवायरमेंट के साथ खेल किया, उसकी वजह से आज जो है हमारी सॉइल जो है वो इनहॉस्पिटेबल हो गई। अब हम आपको बताएं कि इनहॉस्पिटेबिलिटी क्या होती है। हमारा किसान इतना ट्रेंड नहीं है, उसको ये नहीं मालूम कि हमें कितना खाद डालनी है। हमारा किसान क्या करता है कि अगर आप उसको बोलते हैं कि भाई आप 1 हेक्टेयर में 5 किलो यूरिया डालिए, और यूरिया सब्सिडाइज रेट में है, तो 5 किलो की जगह वो डाल देता है 10 किलो, और 10 किलो से उसको प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब 10 किलो से प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो अगले साल वो 15 कर देता है या 20 कर देता है, और बढ़ जाता है, और तीसरी साल फिर और करता है कि अरे यार वो तो उनको मालूम नहीं, ये तो बढ़ रहा है। और फिर तीसरी चौथी साल से क्या होता है कि सॉइल इनहॉस्पिटेबल हो जाती है। इनहॉस्पिटेबल का क्या मतलब हुआ? सॉइल की फिजिको केमिकल कंडीशन, बाय पुटिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिया you have changed the physico-chemical condition of the soil. अगर सॉइल का पीएच एसिडिक था तो उसको आपने एल्कलाइन कर दिया, या एल्कलाइन था तो एसिडिक कर दिया। और जब इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं, वो सब मर जाते हैं, वो उनकी एक्टिविटीज खत्म हो जाती है। और इसलिए फिर आपने देखा होगा कि उसको हॉस्पिटेबल बनाने के लिए सॉइल को छोड़ करके उसमें खाद डाली जाती है, और फिर वो टर्न ऊपर नीचे करते हैं, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्सेसिव जब हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ सालों के बाद सॉइल इनहॉस्पिटेबल हो जाती है, सॉइल धूसर हो जाती है, वो उसमें उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, और उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर की जगह अगर हम बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर यूज करें, बायो इनोकुलेंट, अगर वो कहते हैं कि आपको 1 पैकेट डालिए तो आप 10 पैकेट भी डाल देंगे तो सॉइल में बहुत बड़ा चेंज नहीं है, उसमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। सॉइल में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो नेचुरल है, नेचर में, और जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे उनके मल्टीप्लिकेशन से और फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन आर्टिफिशियल मीन्स जब हम यूज करते हैं तो उसका नुकसान धरती को ज्यादा होता है, सॉइल को ज्यादा होता है, और सॉइल का फ्लोरा और फाउना जो माइक्रोब्स होते हैं उसको आप चेंज कर देते हैं, और जब वो चेंज हो जाती है तो आपको डायरेक्टली आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका अफेक्ट पड़ता है। और इसलिए हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज जहां है उसको वहां मेंटेन किया जाए, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। यही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाती है कि जो हमारा सॉइल में है, सॉइल के माइक्रोब्स को डिस्टर्ब ना करें। बिना माइक्रोब के फर्टिलिटी नहीं बढ़ सकती, और फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की केयर करना बहुत जरूरी है।
मशरूम जो है दैट इज द लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल पीपल। और आजकल कैंसर जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं उनके ऊपर मशरूम के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और मशरूम में जो होते हैं टर्पेनॉइड्स होते हैं, और टर्पेनॉइड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और उसकी वजह से हेलो हेलो सर वो टाइम थोड़ा सा हाँ हम जल्दी कर रहे हैं जल्दी। तो मशरूम जो है, फिर ये सब मशरूम्स हैं, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये डिफरेंट मशरूम्स जो हैं, और ये डिफरेंट टाइप के माइक्रोबियल फूड जो है डेयरी इंडस्ट्री में जो उपयोग होते हैं, ये सब फ्लेवर और सब एरोमा के लिए होते हैं। ये सब मशरूम बैक्टीरिया स्टार्टर कल्चर ये सब इन्हीं से बनते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आजकल बहुत ज्यादा प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का वो चल रहा है, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, इन सबको यूज करके क्या है आप इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और ये जो है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जिसको कि हम ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट से बेकिंग, बायोरेमेडिएशन, और ये सब चीजें जो हैं आपके हेल्थ की इम्यूनिटी सिस्टम को आगे बढ़ाती हैं। और इसी तरह से ये सब पूरे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में जिस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, ये आपके बारे में हम बताना चाहते थे। ये बहुत पुरानी मेडिसिन है, चाइना में और इसको उस कॉन्टिनेंट में यूज होती है। इसमें 5 मशरूम्स के 25% कॉर्डिसेप्स, 25% ट्रिमेला एंड 17% गैनोडर्मा और 17% लेंटाइनस शिटाकी और 17% ग्रिफोला, इनका उपयोग किया जाता है। उससे जो है वाइटलिटी और गुड हेल्थ को मेंटेन करते हैं, और ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है चाइना, जापान, और अब इसको जो है अमेरिका भी इसको प्रमोट कर रहा है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और इसके साथ ही मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू एंड टू रिप्लाई टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर। आज प्रोफेसर बिसेन ने हमारे बीच में बहुत ही गहराई के साथ इस विषय को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए एक्सप्लेन किया है, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर का थोड़ा सा हमारे चूंकि टाइम की लिमिटेशन है और हमारे बीच में 2 और स्पीकर्स को बोलना था। हमारे साथ प्रोफेसर छपरवाल जी भी थे, लेकिन अभी चूंकि नेट की कनेक्टिविटी के इशू के कारण वो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बोलूँगा कि वो लोग अपने क्वेश्चंस थोड़ा बाद में आप लोग नोट करके रखिएगा और बाद में डालेंगे। इससे पहले मैं इनवाइट करूँगा प्रोफेसर के एन झा सर को। के एन झा सर जो हमारे मार्च फॉर साइंस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, और ये अशोकनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपनी प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं इनवाइट करूंगा प्रोफेसर झा सर को, और हम चाहेंगे कि आज जो मार्च फॉर साइंस की जो नीड हमें महसूस हो रही है कि आज इसकी ज़रूरत भी क्यों है, तो इस विषय पर वो अपना वक्तव्य रखेंगे। प्रोफेसर झा। थैंक्स विकास जी। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हेलो सर। हाँ सर। हाँ, आवाज आ रही है क्लियर? तो हाँ, बिल्कुल। मैं देख रहा था हमारे पार्टिसिपेंट्स जो जूम में लाइव जो हमसे कनेक्ट हैं, अच्छा पर्याप्त अच्छा एनकरेजिंग नंबर है। अभी मैंने प्रोफेसर बिसेन साहब को दोबारा सुना, उसके पहले भी सुना था। उनका तो स्पीच बहुत ही एनलाइटनिंग होता है हम लोगों के लिए, और रियली आई वाज एंजॉयिंग, दो आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, बट काफी हद तक मैं उनको ग्रेस्प कर रहा था। अब मैं अपने इस थोड़े से अपने उद्बोधन में ये इस बात को लेकर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। हमारे साथ कुछ ऐसे नए छात्र भी होंगे जो इसमें पहली बार जुड़ रहे हैं। तो ये जो हमारा मार्च फॉर साइंस है, ये इस इवेंट की क्या बैकग्राउंड में क्या जरूरत है? नॉर्मली हम देखते हैं साइंटिस्ट का काम बड़ा बैकग्राउंड में रहकर चुपचाप करते हैं। अभी तक कभी भी किसी भी पब्लिक फोरम में आकर उन्होंने अपनी कोई डिमांड, अपनी कोई बात नहीं रखी।
पर आज अचानक ऐसी क्या अनयूजुअल घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण ग्लोबली, मतलब केवल एक देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट को एक फोरम बनाकर पब्लिक में आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है, और वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए नहीं, रादर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो डिमांड कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उनको आज इधर पब्लिक फ्रंट पर आकर मार्च फॉर साइंस जैसा फ्रंट बनाना पड़ा, अपनी बात रखने के लिए पब्लिक में जाना पड़ा फॉर सम अवेयरनेस, क्रिएटिंग सम अवेयरनेस। तो इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि पूरी दुनिया में जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की लेकर एक अलग ही रवैया अपनाया हुआ है, और अब जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट और कारपोरेट इंटरेस्ट दोनों के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट मैटर बन गई है जिसमें कॉपीराइट और पेटेंट करके कारपोरेट ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने भी काफी हद तक रिसर्च फंडिंग को रिड्यूस कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो रिसर्च होती थी उनकी फंडिंग भी कम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कम कर रहे हैं। उसके कारण एक अलग तरह की स्थिति बन रही है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करना जरूरी हो गई है। और एक अच्छी इसमें बात यह भी हो गई कि जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी पर्सनल थे, जो साइंटिस्ट थे, जो टेक्नोलॉजिस्ट थे, वो अभी भी बहुत सारे कंपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स में बटे हुए थे। आज हम लोग पूरा एक फ्रंट पर आ गए हैं। तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच की बात हो रही है, ये भी एक बहुत जरूरी है, और ये हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा हो गई। हम लोग बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो गए हैं, कंपार्टमेंट्स बन गए, एकेडमिक डिसिप्लिन बन गए हैं। साइंस और सोशल साइंसेस में तो इतना ज्यादा एक प्रकार से गैप जैसा क्रिएट कर दिया गया, जबकि देयर इज ए नीड फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो मुझे लगता है इस फोरम में चूंकि सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सोशल साइंटिस्ट भी हैं, लगभग सारे डिसिप्लिन के लोग हैं एक्टिव जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, एकेडमिशियंस भी हैं। तो इस बात को एक फ्रंट में कॉमन प्लेटफॉर्म पर आने से ये बात बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और दूसरा भी प्रोफेसर बिसेन सर ने जो हमें बताया, एक पूरा का पूरा माइक्रोब्स का वर्ल्ड है, एक पूरा इकोसिस्टम है जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण डिस्टर्ब हो रहा है। और इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड कई सारे एग्रीमेंट, कई सारे इंटरनेशनल पैक्ट हुए, समझौते हुए, अंडरस्टैंडिंग हुई, जिससे कि हमें इस इकोसिस्टम को बचाना है। अब ये अगेन बात आ रही है इकोसिस्टम को बचाने की, उसके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने की, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट आ रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए था ये जो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में उनको सपोर्ट करती। पर हम देख रहे हैं अमेरिका में ट्रंप महोदय ने जो हमारा IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, उससे अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। और भी कई सारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट को लेकर वर्क हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ज्यादा फेवर नहीं कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर ये हमारा फ्रंट, ये जो मार्च फॉर साइंस काफी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर एक रोल इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जस्ट टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस आल्सो, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग फ्रंट में आकर इसको बात जनता के बीच जा रहे हैं, उनको ये बात कह रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये जो पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक जो आया है, तो उसको देखकर हम देख रहे हैं कि काफी सारे कई तरह के मिसकॉन्सेप्शन, मिथ चल रहे हैं, अनसाइंटिफिक या स्यूडो साइंस जिसे बोलते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी जो एक एनोमली हुई है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो देन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो हमारा मास मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसका उपयोग करके
अनसाइंटिफिक बातों को प्रमोट किया जा रहा है। और उस सबका डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। तो ये भी एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हम इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसको बजाय हम दुरुपयोग होने के एक अनसाइंटिफिक बातों को इसको प्रमोट करने से, इसको भेजने से, इसकी जगह हम प्रॉपर साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट करें, लोगों को प्रॉपर एजुकेट करें। और ये भी एक आज की बहुत बड़ी जरूरत है। इसी को लेकर गवर्नमेंट के पास ये बात रखी जा रही है कि लोगों को हम प्रॉपर तरीके से एजुकेट करें और अनसाइंटिफिक जो बातें हो रही हैं उनको। और सब लोग जानते हैं, आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं हमारे बहुत सारे जिम्मेदार लोग, जो कई पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, उस तरह की बातें करते हैं जो बिल्कुल अनसाइंटिफिक हैं, जिनको कैसे भी कहना चाहिए ज्यादा दे आर हार्मफुल टू सोसाइटी। तो इन सब बातों को रोकने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और रियली ये जो हमारा फोरम है मार्च फॉर साइंस, इसने एक प्रकार से सॉलिडरिटी लाकर सारे जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनको एक ही फ्रंट पर लाया हुआ है। ये भी इसका एक ग्रेट अचीवमेंट है। और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्क कर रहा है। नहीं कर रही है। इट वाज स्टार्टेड इन 2017। अभी दिस इज 4th ईयर। हमारे विकास बंसल जी ने भी इसके बारे में बताया। तो यही सब चीजें हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग शेयर कर रहे हैं। और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं मार्च फॉर साइंस से, तो ये इवेंट हमारी केवल एक सालाना रिचुअल ना बन जाए। मैं ये चाहता हूँ लेट अस वर्क रेगुलरली, कंटिन्यूअसली। अब ये ना समझे कि ये फ्रंट, ये जो हमारी प्रॉब्लम है 9 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगी या फिर हम अगले साल का इंतजार करेंगे। हर एक ने अपना अपना रोल करना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है, जिससे कि ये जो हमारी एक कंसर्न है, सोशल कंसर्न है, इस पर कुछ हम अच्छा अचीव कर सकें। तो पुनः मैं प्रोफेसर बिशन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात फ्रंट के माध्यम से सब लोगों के सामने रखी और मैं भी बहुत इसको एंजॉय कर रहा था। और अगले वक्ता के रूप में मैं समझता हूँ अभी शायद प्रोफेसर छपरपाल साहब आने वाले हैं। मैं बंसल साहब को ये मंच फिर से सौंपता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर चूंकि नेट की कनेक्टिविटी का इशू है वहाँ पर, तो इसलिए प्रोफेसर छपरपाल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे लेकिन कि वो नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे। आज लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए उन्होंने सभी के लिए क्षमा भी मांगी है। उन्होंने बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि टेक्निकल इश्यू है। तो आगे इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स हैं उन सभी को ही अनुरोध करेंगे कि वो जो क्वेश्चंस भी हमारे अलग अलग व्यूअर्स और पार्टिसिपेंट्स के फेसबुक लाइव और इस जूम के माध्यम से आए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम चाहेंगे कि उनका जवाब भी अभी हमारे जो प्रोफेसर बिसेन हमारे साथ हैं वो उनका देंगे। और मैं एक जानकारी बस ये देना चाहता हूँ कि जैसा कि सर ने बताया कि एक रिचुअल वर्कर ना रह जाए, तो पिछले 3 साल पहले जब 2017 में जब ये शुरू हुआ था, तब माने 2017 में देश में लगभग 15 शहरों में ये शुरू हुआ था। उसके बाद 2018 में जब देखा गया तो इसकी संख्या बढ़ी और IITs, IIMs, IISER, कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के और भी कई सारे साइंटिस्ट, सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट इसमें आगे निकल करके आए। और 2018 में ये 67 सिटीज में ये मार्च निकाला गया। उसके बाद 2019 में ये 76 शहरों में ये मार्च हुआ। और इसमें दिल्ली में जो देखा गया कि दिल्ली में एक बड़ी संख्या में माने दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं, जब वहाँ पर
फेलोशिप की जो कर्टेलमेंट किया गया फेलोशिप के साथ, तब वहां पर उस ड्यूरेशन में काफी सारे स्टूडेंट्स इसके लिए निकल कर आए और लगातार उन्होंने उसको बढ़ाया। और इस समय में भी हम देख रहे हैं, आज 9 अगस्त को, जब चूंकि फिजिकली सबका होना संभव नहीं है, तब भी पूरे देश भर में इस तरह के कई सारे वेबिनार्स के जरिए और ऑनलाइन मार्च के जरिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। तो ये थमेगा नहीं और ये आगे बढ़ता रहेगा इसी तरह से। ये ऐसी हमें उम्मीद है और निश्चित ही हम लोग जो डिमांड्स की गई हैं उन डिमांड्स को अचीव कर पाएंगे भविष्य में, ऐसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे बीच में इंदौर से है सचिन जी, उनका एक सवाल है। मैं उन्हीं को चाहूँगा कि वो जूम पर डायरेक्ट अपना सवाल यहाँ पर रखें। हेलो। हेलो सर जी। सर मेरा ये सवाल था कि ये माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी सर ये आपका इंट्रोडक्शन अगर दे पाए। जी। सर मेरा नाम सचिन लोगरिया है। मैं धार से हूँ। धार में मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ। मेरा ये सवाल था सर कि ये जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है ये हमें बहुत बेहतर तरीके से सर आपने समझाया कि किस तरीके से ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यक है। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट या जो पॉलिसीज बनाती है उसमें किन किन बातों का समावेश होना चाहिए या किस तरीके से बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकती है जिससे बायोडाइवर्सिटी से समझौता ना हो। हेलो, मैं बोलूं? सर देखिए, अब बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए समाज का दायित्व तो ज्यादा है कहीं सरकारों से, और जो समाज जो है उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है समाज का है। जो भी, चाहे वो माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे प्लांट बायोडाइवर्सिटी। चूंकि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा किस प्रकार से सरकार के साथ काम करना मुश्किल होता है। उसमें कई तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और लेकिन अगर समाज उसको अपनी जवाबदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ उसको लेगा तो सब चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन वहां पे हर चीज में एक सब सेंट्रलाइज्ड है। जब समाज होता है तब वो डिसेंट्रलाइज होती है। अभी आपको एक देखने को बहुत छोटा, एक बहुत बड़ा भी है, बहुत छोटा भी है उदाहरण मैं बताऊंगा कि अमेरिका में एक ब्लैक को एक पुलिस ऑफिसर ने मार दिया था, और पुलिस ऑफिसर ने मार दिया था तो उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया कि पूरा वो आंदोलन अमेरिका से यूरोप और अफ्रीका सब जगह पहुंच गया, और उस पूरे आंदोलन का कोई लीडर नहीं था। उस पूरे आंदोलन का किससे बात की जाए, कोई लीडर नहीं था, और सरकार को झुकना पड़ा। तो इस प्रकार की जब कलेक्टिव लीडरशिप समाज की आती है तो अपने आप चीजें विकसित होती हैं। लेकिन अगर हम सरकार के ओर मुंह करके देखेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि सरकार से किसी प्रकार से आप आशा कर सकते हैं कि किस प्रकार की पॉलिसीज बनाएं। पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बन जाती हैं, लेकिन पॉलिसीज एग्जीक्यूट नहीं होती। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। तो उसको जो एग्जीक्यूशन जो है वो कोई पेपर में ना लिख करके, आपको मालूम है ये माइक्रोबियल डाइवर्सिटी उसको कैसे करना है ये आप करिए, पॉलिसीज का इंतजार मत कीजिए। पॉलिसीज तो एजुकेशन की पॉलिसी आई है हमसे, अभी यूजीसी में आया लेटर कि साहब इसका मैंने पॉलिसी बनी है, इसके ऊपर आप अपना रिएक्शन दीजिए। मैंने उनको रिएक्शन दिया, यही दिया, मैंने कहा कि भाई मेरा आकलन क्रियान्वयन के बाद होगा। पॉलिसीज तो जब 1948 में भारतवर्ष आजाद हुआ था तब कहा गया था रामराज आएगा, तो क्या रामराज आ गया? जब कांग्रेस की सरकार थी गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हट गई? तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जीक्यूशन, और जो भी पॉलिसीज बनती पॉलिसी के ऊपर ना देख करके हर आदमी अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी को अगर समझे तो वो उसके ऊपर काम कर सकता है। ये मेरा जी धन्यवाद सर। इसके बाद हमारे एक और व्यूअर हैं, पार्टिसिपेंट हैं जूम पर, चारू अग्रवाल।
मैं उनको चाहूंगा कि वो खुद अपना इंट्रोडक्शन देकर सवाल रखें। हेलो हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चारू, हेलो, चारू अग्रवाल तो नहीं आई है अभी। हाँ, उनका सर एक सवाल था। हाँ बताइए। जी, जब तक हम किसी और का ले लेते हैं, वो शायद अभी चले गए यहाँ से। जी, सर हमारे व्यूअर्स जो है फेसबुक लाइव के माध्यम से भी उसको देख रहे हैं और उसमें भी कई सारे सवाल हमारे बीच में आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आशा जी को बोलूँगा कि वो फेसबुक लाइव पर भी जो व्यूअर्स के सवाल हैं चैट बॉक्स में से उनको भी यहाँ पर रखिए। आशा जी। फेसबुक लाइव के जो क्वेश्चन है मैं रखती हूँ। हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सुन जी रहा हूँ, आप बोलिए। सर एक क्वेश्चन आया था कि कैन वी कंसीडर वायरसेस एंड प्रेवेंशन अंडर द माइक्रोब्स? वायरस जो है माइक्रोब नहीं कहलाएगा। वायरस को हम लोग कहते हैं विषाणु। वायरस में और माइक्रोब को कहते हैं जीवाणु। जीवाणु मतलब यह है कि जिसमें कोई लाइफ हो, जिसमें कोई जिंदगी हो। वायरस में कोई लाइफ नहीं होती, इट इज इनएक्टिव, इट इज नॉन लिविंग। और वायरसेस को आप पाउडर फॉर्म में एक बॉटल में प्रेसिपिटेट करके रख सकते हैं एंड लाइफ को यू कैन नॉट प्रेसिपिटेट, यू कैन नॉट पाउडर इट। वायरस जो है वायरस है, इट इज ए जीवाणु। It become active, it uses the metabolic pathway of the host wherever they attack, और उसके बाद उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वायरसेस को नॉन लिविंग, उसको लिविंग नहीं कहा जा सकता है, ना उसको माइक्रोब में रखा जा सकता है। माइक्रोब का मतलब है लिविंग। उसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया है प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्ट जो कि वायरसेस जो है they attack everyone, anything which is living on this earth can be attacked by a virus। और वायरस जो अटैक करता है तो उन्हीं का होस्ट का मेटाबॉलिज्म यूज करता है and they are highly specific। So therefore the viruses cannot be classified as living, they are non-living entity and इनको इसलिए इनका बोला जाता इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। हाँ बोलिए चारू, आ गई हैं, क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको? हेलो हेलो सर वन मोर क्वेश्चन विनय शर्मा जी का है कि व्हाट इज द स्पेक्टिसिज्म? व्हाट इज स्पेक्टिसिज्म? स्पेक्टिसिज्म 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 स्केप्टिसिज्म का मतलब यह है कि भाई हम स्केप्टिकल हैं, उसमें अनसर्टेन हैं, यही है क्या? स्केप्टिसिज्म का तो मतलब यही है कि थोड़ा सा आदमी थोड़ा चिंतित है उस चीजों को लेकर के कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। एक स्लाइड में मैंने बोला है स्केप्टिसिज्म, उसी को लेकर के शायद उन्होंने बोला कि स्केप्टिसिज्म जो है वो पीपल आर वरीड अबाउट कि हाउ टू डील द सिचुएशन ऑफ एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस और द क्लाइमेटिक चेंजेस। सर ये क्वेश्चन और था हरी राजौरिया जी का कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है ये। हाँ बोलिए कि हाउ इट इफेक्ट नॉर्वेजियन सी फूड? कोरोना वायरस किस तरह से इफेक्ट करता है नॉर्वेजियन सी फूड को? कोरोना वायरस किस तरह से इफेक्ट करता है? कोरोना वायरस बिल्कुल उसी तरह से इफेक्ट करता है जैसे नॉर्मल वायरस करता है। इट इज ए आरएनए कंटेनिंग वायरस, और आरएनए कंटेनिंग वायरस होने की वजह से ये वायरस जो है
इसमें बाहर की ओर स्पाइक होते हैं, स्पाइक प्रोटीन होती हैं। वो स्पाइक प्रोटीन जो होती है वो होस्ट में स्पेसिफिक रिसेप्टर साइज को, रिसेप्टर प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है, उससे अटैच होता है, होस्ट का मेटाबॉलिज्म को यूज करता है, उससे एनर्जी लेता है और फिर उसके अंदर जो आरएनए होता है उसको वो होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देता है। जब होस्ट के अंदर वो इंजेक्ट हो जाता है तो ये आरएनए जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा डीएनए में कन्वर्ट होता है और डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद फिर मिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को प्रोवाइड करता है। और मिस इन्फॉर्मेशन वो होती है जो चीजों उसको अपने मल्टीप्लिकेशन के चाहिए वो चीजें बनवाता है, चाहे वो अमाइनो एसिड हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, और वो सब पूरा बनवा करके अपना मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करता जाता है। तो जो होस्ट होता है वो जो अपना मल्टी मेटाबॉलिज्म हो रहा था वो अपने लिए जो चीजें बना रहा था वो होस्ट मिस इन्फॉर्मेशन उसके लिए बनाता रहता है और होस्ट कमजोर होता जाता है। होस्ट में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन जो है उसका लेवल कम हो जाता है। क्योंकि वो जितना भी जो चीजें भी बन रही थी या एनर्जी जो भी उसको अपने लिए चाहिए थी वो एनर्जी वायरस अपने मल्टीप्लिकेशन को उपयोग करता है, इसलिए उसमें डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट व्हिच आर बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय द होस्ट फॉर इट्स ओन यूज। क्लियर? इज इट क्लियर? जी सर। और बोलिए। जी सर, क्वेश्चन बस इतने ही थे अभी। Hello, हेलो, I have one question. या प्लीज। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आज का डिस्कशन बहुत अच्छा लगा। इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव वन। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन। आगे बोलिए। पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम जब मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ, जब बच्चों को पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, तो वायरस के बारे में पढ़ा रही हूँ जब, तो क्वेश्चन आता वहाँ स्टूडेंट साइड से कि वायरस मतलब सब पैथोजेनिक होते हैं, इन्फेक्टियस होते हैं, और यूजफुल एस्पेक्ट्स उनका कोई कुछ है क्या? तो आज का डिस्कशन से मेरा एक सवाल आ रहा है, जो आप जो बोल रहे थे कि यूट्रोपिकेशन के बारे में, अलगल वायरस जो होता है, तो अलगल वायरस का हमने देखा कि वो एक प्रकार से एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उनका हेल्प कर रही है। तो इससे और कुछ वायरसेस हो जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, यूजफुल एस्पेक्ट्स होता है वायरस का? देखो वायरसेस जो है, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया? जी सर। या आगे बढ़े? यस सर। वायरसेस का सबसे पहले उपयोग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ अनवांटेड रैबिट पॉपुलेशन को ऑस्ट्रेलिया में यूज किया गया, रिवर्स ने यूज किया था। वहां क्या हुआ कि रैबिट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ये पॉसिबल नहीं था कि आप एक आदमी जो है शूट करता हुआ घूमे एक एक वायरस, एक एक रैबिट को, और एक एक रैबिट को वो करना बहुत मुश्किल था। और दूसरा ये था कि जो केमिकल अगर हम देते हैं कोई, उससे एनवायरमेंट पोल्यूशन, उसमें मालूम होता कि आपको रैबिट को तो आपने दिया लेकिन वो कोई दूसरे एनिमल ने खा लिया तो उनकी भी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। तो उन्होंने क्या किया, मिक्सोमा वायरस जो होता है, जो रैबिट के लिए स्पेसिफिक वायरस था, उसको कुछ रैबिट पे इंजेक्ट कर दिया और कुछ रैबिट पे इंजेक्ट करने के बाद उसको छोड़ दिया। उसको जैसे आज जो है आपका कोरोना वायरस का बहुत आइडियल एक्सपेरिमेंट वो रिवर्स ने मिक्सोमा वायरस के साथ ऑस्ट्रेलिया में किया था और जो अनवांटेड रैबिट पॉपुलेशन थी उससे उनको मुक्ति मिल गई। और वो जो है वो जब एक को आपने इन्फेक्ट कर दिया, वो जब दूसरे के कांटेक्ट में आए तो दूसरे को खत्म कर दिया। तो इस तरह से अनवांटेड रैबिट पॉपुलेशन उन्होंने इस तरह से खत्म की थी मिक्सोमा वायरस की। तो एक तो ये है। दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि जो कॉलरा का बैक्टीरिया, जो वाटर बॉर्न डिजीज जो होती है, कॉलरा बैक्टीरिया जो है विब्रियो कॉलरी, वो
कुएं में पानी में विब्रियो कॉलोरी आ गया और उसकी वजह से जो भी पानी पीता था वो बहुत मतलब 1930-40 के आसपास की बात है। और उसमें उन्होंने क्या किया, वायरस को उस कुएं में छोड़ दिया, वायरस का एक टाइटर बनाया और पानी में डाल दिया। अब पानी में डाल दिया तो क्या हुआ कि उस समय उतना ज्यादा ये सब भी साइंटिफिक एडवांसमेंट भी नहीं था, तो उससे क्या हुआ, अनवांटेड जो बैक्टीरियल जो पॉपुलेशन थी जिसको कि बोलते हैं विब्रियो कॉलोनी, वो सब खत्म हो गई। अब आप ये कहेंगे कि जब हमने वायरस पानी में डाल दिया तो वायरस हमको नहीं इफेक्ट करेगा। वायरसेस दे आर हाईली स्पेसिफिक, जैसा अभी हमने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर करीब 4 अरब वायरसेस हैं और वो हर वायरस जो है हमें अफेक्ट नहीं कर रहा, हमें डिजीज कॉज नहीं कर रहा। उसमें कई वायरसेस ऐसे हैं जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बना रहे हैं जिससे कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता या हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वो स्ट्रांग होता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन ऑफ रैबिट एंड बैक्टीरिया। उसके बाद जो है ये एल्गल वायरसेस में 2 प्रकार के वायरस होते हैं, एक यूकैरियोटिक, एक दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वायरस जो होता है वो दैट इज एग्जैक्टली लाइक बैक्टीरियोफाज, एक्सेप्ट कि बैक्टीरियोफाज जो है वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, उनको एनर्जी जो है कोई कार्बन सोर्स से मिलती है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक वायरसेस होते हैं वो फोटोसिंथेटिक डिपेंडेंट होते हैं। होस्ट में फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी मिलती है उसी को लेते हैं, इसलिए दे आर हाईली स्पेसिफिक। प्रोकैरियोटिक वायरस जो है यूकैरियोटिक वायरस पे नहीं इन्फेक्ट करेगा, यूकैरियोटिक जो है वो प्रोकैरियोटिक में इन्फेक्ट नहीं करेगा। प्रोकैरियोटिक जो है उसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है डबलिंग टाइम करीब 4 से 6 घंटे होता है, और यूकैरियोटिक वायरस का जो डबलिंग टाइम होता है क्योंकि वो बड़ा वो है, उसका टाइम होता है 16 से 20 घंटे। दे आर स्लो एंड द प्रोकैरियोटिक एल्गल वायरसेस दे आर हाईली they are fast multiplying. Is it okay? Yes sir. Thank you sir. और कोई आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। मैं राशि जैन, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर गंजबासौदा से हूँ। सर मैं हाई सेकेंडरी के छात्रों को पढ़ाती हूँ, तो उन्हीं में किस तरह से प्रमोट करूँ कि पूरे वायरस, बैक्टीरिया और माइक्रोबायोलॉजी को छात्र बहुत अच्छे से समझ सकें। माइक्रोबायोलॉजी को समझाने हेलो हम जवाब दें क्या? हाँ सर, अपने पास हालांकि टाइम बहुत कम है तो हम लोग इसी सवाल को आखिरी सवाल के रूप में ले लेते हैं और जवाब आप दे दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी 5 बज गए हैं। मैं मेरे को कुछ वो नहीं है, मैं जी इनका जी जवाब को बहुत 2 मिनट में दे देता हूँ। जी 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 सर बिल्कुल। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाने के लिए जो आपने पूछा है, ये तो शिक्षकों के ऊपर है कि शिक्षक अपने विषय को कितना अट्रैक्टिव बना करके बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको अट्रैक्टिव करना है, जब आप अगर अपने विषय को अट्रैक्टिव करके पढ़ाएंगे तो लड़का अपने आप इंटरेस्ट लेगा। मेरे ख्याल में इसका मैं जवाब तो यही दे सकता हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही तरीका भी है। टीचर्स अगर बहुत इंटरेक्टिव तरह से पढ़ा पाएंगे तो जाहिर तौर पर हम स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी क्रिएट कर पाएंगे। और मैं क्योंकि हमारा मैंने पहले कहा था टाइम की बहुत लिमिटेशन है और सर का जो नॉलेज है वो बहुत असीम है, एक तरह से उनके पास ज्ञान का भंडार है लेकिन चूंकि डाटा नेट और सभी चीज़ों की लिमिटेशन होने के चलते हम बहुत लंबे समय तक नहीं सुन सकते और इसीलिए हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो मैं समाप्त करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो आज का जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए हम लोगों ने जिन लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ था उन सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था और उस ग्रुप पर हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जो सवाल अगर आप लोगों के रह गए हैं, जैसा पिछले बार भी हम लोगों ने किया था, उस पर डाल सकते हैं उन सवालों को
और उसी पर हम लोग एक फीडबैक लिंक भी हम आपको भेजेंगे फीडबैक फॉर्म की। तो आप लोग उस फीडबैक फॉर्म को भी जरूर भरिएगा कि हमारा जो कार्यक्रम है आज का वो आपको उसमें क्या कमी लगी या क्या अच्छाइयाँ लगी या आपके कोई और सजेशंस हैं तो आप लोग उस फीडबैक फॉर्म में जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मार्च फॉर साइंस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर सचिन जी को इंदौर से धार से जो है मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज के कार्यक्रम में जिन अतिथियों ने हमें अपना हमने तो योगदान दिया क्वेश्चन उनका किया था, धन्यवाद ज्ञापित जवाब करें। भी दिया था। सचिन जी। हाँ जी। आज का जो सेशन था ये बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। और मैं सबसे पहले हमारे बीच में जो उपस्थित हैं हमारे बिसेन सर, इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर इतना शानदार तरीके से आपने हम लोगों को और सभी पार्टिसिपेंट्स को समझाया। साथ में जो हमारे बीच में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं सलाहकार समिति में, मैं सबके नाम यहाँ लेने में असमर्थ हूँ, लेकिन जितने भी सभी लोग उपस्थित हैं उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उनके बिना सहयोग के जो मोटिवेशन है हम लोगों को काम करने में, उनके मोटिवेशन के बिना ये करने में हम लोग सफल नहीं होते। हमारी जो ब्रेक थ्रू की जो टीम है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। विकास बंसल जी को और साधना जी को, जिन्होंने मतलब निरंतर सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बिसेन सर से मतलब अनुरोध रहेगा कि भविष्य में भी हम लोगों को इसी तरीके से ज्ञानवर्धन वो हमारा करते रहें। हमें हमेशा उनकी आवश्यकता होगी। एक विशेषज्ञ क्षेत्र से वो हैं और ऐसे व्यक्ति का होना हमारे लिए गौरव की बात है। सभी जिन लोगों ने उपस्थित रहे हैं आज के उसमें, फेसबुक पे भी और जूम पे भी, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी सभी पार्टिसिपेंट्स से भी यही अनुरोध है कि इस जो हमने आज का जो माहौल है जो हम बाहर देख रहे हैं, एक अवैज्ञानिक माहौल है। विज्ञान को सही तरीके से समझ ना पाने के कारण बहुत सारे अवैज्ञानिक तथ्यों को भी हम विज्ञान मान के अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं। तो ये हम सभी को ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम सही तरीके से विज्ञान को समझें, उसको तथ्यात्मक तरीके से हम उसको समझें। और हमारे अंदर एक जब तक हमारे अंदर एक जिज्ञासा की भावना नहीं होगी, हमारा ये विश्व इतना बड़ा है, हमारे आसपास ही ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जिन पे हम उनको फॉलो करते हैं, मानते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं या हम मान क्यों रहे हैं। तो ये बहुत सारी जो ऐसी चीजें होंगी जो हमें आश्चर्यचकित कर देंगी, हमारे आसपास की ही चीजें। तो ये हम अपने अंदर ये डेवलप करें। एक तो सबसे पहला विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले होना बहुत जरूरी है। और जिज्ञासा के बाद ये है कि फिर हम सवाल करें, क्योंकि ये शायद हम भूल गए हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें बचपन से, एजुकेशन सिस्टम भी और घर का जो हमारा जो सांस्कृतिक सामाजिक माहौल है वो भी हमें ये सिखाता है कि हम सवाल ना करें, सिर्फ फॉलो करें। घर में जो बड़े कह रहे हैं उसको मानिए, सही हो या गलत हो। हालांकि बड़े बहुत हद तक सही होते हैं, लेकिन उसमें एक आदत जो आ जाती है कि हम सवाल करना छोड़ देते हैं। बच्चे अगर हमने छोटे देखे होंगे हमारे घरों में, तो वो बचपना जब होता है 3-4 साल से, जब वो बोलना चालू करते हैं, चीजों को समझना चालू करते हैं, तो सवाल बहुत करते हैं। लेकिन पेरेंट्स का और जो बड़े हैं आसपास, उनका रुख ये रहता है, अरे अभी चुप बैठ, हमें दूसरा काम करने दे, तेरे सवालों का जवाब बाद में देंगे। तो हम ये ना करें। बच्चा सवाल कर रहा है तो उसको सवाल को समझे, कोई भी सवाल छोटा नहीं होता।
कोई भी सवाल नजरअंदाज करने लायक नहीं होता, चाहे बच्चे का हो या बड़ा हो। सवाल को समझें, सवाल का जवाब अगर हमारे पास नहीं है, समय लें और सवाल के जवाब तलाशें और उसके बाद सवाल का हम जवाब दें और सवाल करने में संकोच ना करें। तो ये इसी तरीके से हम जो बाहर अवैज्ञानिक माहौल है हम उसको परिवर्तित कर पाएंगे, लोगों के अंदर वैज्ञानिक समझ पैदा कर पाएंगे और तभी हम जो इस तरह जो समस्याएं हैं, कोविड-19 जैसी महामारी है, जैसे इसमें आपने देखा होगा कि भारत में जो रेट है कोविड-19 के फैलने का, वो अन्य देशों से 3 गुना ज्यादा है आज के समय में। तो इसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि सभी लोगों का जो सोच है वो वैज्ञानिक सोच नहीं है और उसको समझ नहीं पा रहे हैं और उसके अज्ञानता के कारण कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। तो हाथ सैनिटाइज ना करना और मास्क को जो नीचे कर लेना, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब मास्क क्यों लगाया है, क्योंकि कानून है इसलिए लगाया है। उनको ये समझ नहीं है कि अगर हमने नहीं लगाया तो हमें कोविड हो सकता है। तो ये इतना अवैज्ञानिक माहौल है, इसी के कारण ये है कि हम कोविड के लिए भी जो नियम बना रखे हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करने में समस्याएं आ रही हैं। तो किसी भी ऐसी विषम परिस्थितियों से बचने के लिए, विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए, मानवता को बचाने के लिए भी मैं कहूंगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच होना बहुत जरूरी है। हमें सवाल करने आना चाहिए, हमें हमारे अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए चीजों को जानने की, समझने की। तो ये सभी से जितने भी आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरी उनसे सभी से यही अपेक्षा है। और फिर एक बार मैं सभी को, डॉक्टर बिसेन को, हमारे अध्यक्ष महोदय झा साहब को और ऑर्गेनाइजर्स को, सभी को एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। जैसा सचिन जी ने बताया कि जाहिर तौर पर मार्च फॉर साइंस का उद्देश्य भी यही है कि हम लोगों के बीच एक साइंटिफिक अवेयरनेस, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों के बीच पैदा कर सकें और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ चलकर हम अपने जीवन को भी और पूरे समाज को एक बेहतर समाज बना सकें। इसी उद्देश्य के साथ ये मार्च फॉर साइंस, ये जो लगातार कार्यक्रम कर रहा है, ये उद्देश्य भी यही है। तो अंत में फेमस जो हमारे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट मुझे याद आ रहा है। बहुत ही अच्छा एक कोटेशन है। उन्होंने बोला कि मैं प्रतिदिन स्वयं को बार बार याद दिलाता हूँ कि मेरा बाहरी और भीतरी जीवन दूसरों के ही श्रम का फल है। माने जिन चीजों का मैं उपयोग कर रहा हूँ, जिस टेबल पर मैं बैठा हूँ, जिस किताबों को पढ़कर मैंने ये ज्ञान हासिल किया, जिस कलम से मैं लिख रहा हूँ, जिस कपड़ों को मैं पहन रहा हूँ, ये सब मैंने नहीं बनाया, लेकिन इन सब चीजों को समाज से मैंने लिया और इन सब चीजों के आधार पर मैंने जो है अपने ज्ञान को विकसित करके समाज को नई खोजें दी हैं। तो इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जिस मात्रा में मैंने इन चीजों को समाज से लिया है, इसी मात्रा में मुझे समाज को इनको वापस देकर जाना है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो महान वैज्ञानिक जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी, उनका ये फेमस एक कोटेशन है। तो इसी अपील के साथ कि हम लोग भी, जो भी साइंस वर्कर्स हैं, जो साइंस प्रोफेशनल्स हैं, जो विज्ञान को समझते हैं और जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से भी अपील है कि हम सभी की आज जरूरत है कि हम अपने जीवन में खुद तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अख्तियार करें और निश्चित रूप से समाज में भी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फैलाने में असरदार होंगे। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। जी, फिर आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। और अंत में एक और अपील है कि जो लोग उसमें ब्रेक, ये जो मार्च फॉर साइंस में जो फीडबैक है, उस सभी को उसको जरूर भरें और आगे भी हमारे जो कार्यक्रम होते रहेंगे उसमें हम आप तक उसकी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं मैं। धन्यवाद।